जय हिंद। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। चले देखते हैं बायोलॉजी में क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, शुरू करते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स, कीट पतंग, पशु पक्षी और मनुष्य के बारे में। बॉटनी में हम पेड़ पौधे के बारे में बात करते हैं। अब बायोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं, हम अध्ययन किस प्रकार का करते हैं, ये हम देख लेते हैं। एक शब्द है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका मतलब होता है मानव शरीर की रचना एवं क्रिया विज्ञान। मानव शरीर की रचना एवं क्रिया विज्ञान। एनाटॉमी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक एना, दूसरा टिमोस। एना का मतलब होता है ऊपर और टिमोस का मतलब होता है काटना। तो एनाटिमोस यानी मानव शरीर की रचना। फिर फिजियोलॉजी का मतलब होता है क्रिया विज्ञान। तो इन दोनों को मिला करके हमको पढ़ना है। बायोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो हम दोनों को पढ़ेंगे, मानव शरीर की रचना भी पढ़ेंगे और क्रिया विज्ञान भी पढ़ेंगे। मानव शरीर की रचना में हम क्या पढ़ेंगे ये जानते हैं। हम मनुष्यों का शरीर या पेड़ पौधों का जो शरीर, कीट पतंगों का शरीर, पशु पक्षियों का शरीर, ये किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन से अंग हैं, किस अंग का कौन सा काम है, कौन सा अंग किस जगह पे पाया जाता है, ये हम इसमें सीखेंगे। वहीं पर फिजियोलॉजी में हम ये सीखेंगे कि हमारा कौन सा अंग किस तरह से काम करता है, क्या काम करता है, यह हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का एक और महत्व ये है कि यदि आप दुनिया में डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर आप किसी भी पद्धति को हों, चाहे आप एलोपैथ के हों, होम्योपैथ को हों या फिर आप आयुर्वेद के हों, आपको हर पद्धति के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा आप ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पढ़ना। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चले शुरू करते हैं। बायोलॉजी में जो हम जूलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ये आपका जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ये आपका पादप जगत होता है, यानी कि इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है? बायोलॉजी के फादर अरस्तु नाम के एक वैज्ञानिक को कहा जाता है। अरस्तु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। वहीं पर जूलॉजी के भी फादर अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी कि अरस्तु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। बायोलॉजी के भी और जूलॉजी के भी। पर बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रास्टस माने जाते हैं। थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी। अब इसमें हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को मिला करके पढ़ेंगे। हम पूरे शरीर की रचना और उसके क्रिया विज्ञान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानें, हमारा शरीर है, इस शरीर को अगर देखा जाए तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे आँख अलग है, कान अलग है, नाक अलग है, जुबान अलग, इस तरह से हाथ पैर अलग अलग करते चले जाएंगे तो आपको अलग अलग टुकड़े आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि हमारे शरीर में सबसे छोटा क्या पाया जाता है, क्योंकि सबसे छोटे से शुरुआत की जाती है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए आपका ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू, कंक्रीट ये सब लगता है ना, ठीक ऐसे हमारे शरीर में भी कई चीज़ें लगती हैं। तो हमारे शरीर में सबसे छोटी चीज़ क्या है? तो हमारे शरीर का सबसे छोटा जो अंग होता है वह राइबोसोम माना जाता है, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। तो हम सेल से ही शुरू करेंगे। अब अगर आप ये समझें कि इकाई क्या है, सेल क्या है, तो सेल एक इकाई है, यानी कोशिका। सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका मनुष्य की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इकाई को आप समझें, इकाई क्या होता है। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने आ रहा हूँ और मेरे साथ 5 लोगों की टीम है। अगर कहीं ऐसा है कि मैं उन 5 में से किसी एक के चले जाने पर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा तो मैं इकाई नहीं हूँ। अगर उन 5 में से वो 5 चले जाएं फिर भी मैं पढ़ा लूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी मैं पढ़ाने का काम फिर भी कर पाता हूँ, तो मैं इकाई हूँ। तो ऐसे ही कोशिका भी हमारे शरीर की एक सबसे छोटी इकाई मानी जाती है कि वो अपना सारा काम खुद ही कर लेती है। तो हम कोशिका से ही शुरू करेंगे। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल और इसका साइंटिफिक नाम होता है साइटो।
सेल मतलब कोशिका, साइटो मतलब कोशिका। सेल इंग्लिश में है और साइटो आपका साइंटिफिक नेम है। अब इसको बोलते हैं कोशिका, और कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। आप कभी मार्केट वगैरह में जाते हैं तो आप जानते हैं कि जब आप मार्केट में कुछ खरीदते हैं, जैसे आपको नमक, दाल, तेल, सब्जी, बैगन, कुछ भी आपको खरीदना होता है तो आप हाथ में लेकर के तो आते नहीं हैं। तो आपको दुकानदार क्या करता है, एक पॉलीथीन देता है, एक झिल्ली देता है। तो आप वो सारी सब्जियां और जो कुछ भी आप लिए हों, आपका नमक, दाल, तेल, चीनी जो भी है सब आप उसी पॉलीथीन में लेकर आएंगे। अगर पॉलीथीन यानी झिल्ली में आप नहीं लेंगे तो आपका सामान जो ख़रीदा हुआ है वो गिर जाएगा, वो बिखर जाएगा। तो इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो कोशिका है, तो कोशिका में भी कई चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्राकृतिक ने हमारी कोशिका को ही एक झिल्ली में बंद कर दिया है और उस झिल्ली का नाम होता है कोशिका झिल्ली। हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये आपका है कोशिका मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका इसी के अंदर है। अब ये जो झिल्ली है इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली आप इसे बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। ये पेड़ पौधों में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और मनुष्य में भी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके ऊपर एक चीज़ और पाई जाती है, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। ये आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका झिल्ली जो होती है देखिए प्रोटीन की बनी होती है। ये आपकी प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो आपका ये सेल वॉल है, सेल वॉल, ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज ये सेल्यूलोज का बना हुआ था। लेकिन सेल वॉल जो है सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती, इस बात का ध्यान रहे। अब सेल वॉल है क्या, यह एक सुरक्षा कवच है। जैसे प्राकृतिक ने देखा कि जिसको जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है उसको प्राकृतिक ने दिया है। जैसे हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य को अगर ठंडी लगती है तो हम घर के अंदर कपड़े मोटे गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम बच जाते हैं, हम ठंडी से अपना बचाव खुद कर लेते हैं। अब अगर गर्मी है तो भी हम छाँव में आ जाते हैं, पेड़ के नीचे आ जाते हैं, मकान में आप आ जाते हैं और आप फ़ैन है, एसी, फ्रीज, कूलर का आप इस्तेमाल करके आप गर्मी से भी बच सकते हैं। बरसात के मौसम में आप छाता का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के पास ना तो छाता है, ना ही कपड़े हैं और ना ही एसी, कूलर, फ्रीज है। तो ऐसे में क्या है कि प्राकृतिक ने उन्हें एक सेल्यूलोज नाम की एक दीवार, एक सुरक्षा प्रदान की है, जिससे उन्हें ना तो आपके एसी कूलर की ज़रूरत है, ना ही आपके कपड़ों की ज़रूरत है, ना ही उसको किसी छाते की ज़रूरत है। ये आप छाल समझते हैं, पेड़ पौधों में जो छाल पाई जाती है वो आपका सेल वॉल होता है, उसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है, इस बात का ध्यान रहे। देखें कोशिका झिल्ली ये है और ये सभी में पाई जाती है। यानी कि आप देख लें कि इसमें आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों हो जाता है। बॉटनी मतलब पेड़ पौधों में, और ये जो होता है सिर्फ आपका प्लांट में पाया जाता है। प्लांट, आप यहाँ पर जो है आपका जो जूलॉजी और बॉटनी लिखा हुआ है, आप एनिमल्स और प्लांट लिख सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट, ठीक। अब देखते हैं कि इनके अंदर क्या है। अभी तो आपने ये जान लिया कि ये कोशिका है। कोशिका किस चीज़ की बनी है, प्रोटीन की। कोशिका के ऊपर क्या है, वो आपका कोशिका झिल्ली है और कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी हुई है। फिर कोशिका झिल्ली के ऊपर पाया जाता है सेल्यूलोज यानी सेल वॉल पाया जाता है, ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है और ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। पेड़ पौधे में जो सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक। ये तो होगा आपका कोशिका। अभी कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानना अभी बाकी है।
तो देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो अपने सारे काम खुद ही कर लेती है। इतना क्लियर है? तो देखें, इसमें एक शब्द पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये पदार्थ है, कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एम से हमने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ये आंतरिक श्वसन का कार्य करता है। आंतरिक श्वसन मतलब सांस लेने का काम करता है। सांस माइटोकॉन्ड्रिया लेता है, तो हमारा फेफड़ा और हमारी नाक किस काम के है भाई? भाई इनको भी तो ज़रूरत होगी। नहीं, हमारे नाक को सांस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमारे फेफड़े को सांस की ज़रूरत है। दरअसल सांस की ज़रूरत हमारे कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का अंग है, उसको ज़रूरत होती है। हमारी नाक जो है एक रास्ता है। हमारा जो लंग है, हमारा जो फेफड़ा है, यह एक स्टोरेज प्रदान करता है, एक जगह देता है, एक जगह प्रदान करता है कि भाई ऑक्सीजन आया है, यहाँ पर रहे। जितना इस्तेमाल में होगा वो अंदर जाएगा, जो बच जाएगा वो बाहर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इनहेल, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को जब छोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सहेल। जैसे सांस लेते हैं, हमने सांस लिया, हमने इनहेल किया। अब सांस ले लिए हैं, जैसे सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़े, ये हो गया एक्सहेल। तो सांस लेने की क्रिया को इनहेल और सांस छोड़ने की क्रिया को एक्सहेल बोलते हैं। ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप और आसान तरीके से समझें। आप एक गिलास ले लीजिए, ठीक। आप गिलास में पानी भर दीजिए। आप उस पानी में एक इनो होता है ना, आप मेडिकल स्टोर पे आप जानते होंगे, अक्सर किसी का जब पेट वगैरह ख़राब हो जाता है तो लोग इनो लेकर आते हैं। 8 रुपये 10 रुपये का मिलता है, आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। तो इनो जब आप फाड़ करके उस पानी में डालेंगे तो उसमें बुलबुले छूटेंगे, यानी कि जैसे ही इनो जाएगा वैसे ही इसमें एक काम शुरू हो जाता है। ठीक, वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक काम शुरू हो जाता है। एक और चीज़ समझें, लोगों को आपने दही देखा होगा, तो दही को जब लोग दही जमा लेते हैं, दूध को रख देते हैं तो दूध जम जाता है, वो दही बन जाता है। फिर उसी में मथनी डाल करके मथते हैं। मथनी को खैलर भी लोग गांव में बोलते हैं। और मथना यानी कि ये मान लीजिए आपका ये मथनी है और इसको दही में ऐसे डाल करके ऐसे ऐसे करते हैं। तो होता क्या है, दूध जो दही है वो फटने लगती है, यानी कि वह दूसरा रूप धारण करने लगती है, तो वह छाछ या मट्ठा कहलाता है। लेकिन उसमें काफ़ी समय तक इस तरह से काम करने पे, यानी मथने से क्या होता है कि उसमें कुछ चीज़ें बनने लगती हैं, और जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं घी, मक्खन। तो ठीक वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऑक्सीजन, जैसे आपने पानी से भरे गिलास में इनो डाला, तो वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पड़ जाता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे नाक के माध्यम से होकर के आता है हमारे फेफड़े में। तो हमारे फेफड़े में से हमारे खून में एक हीमोग्लोबिन नाम का तत्व पाया जाता है। वो क्या करता है कि उस ऑक्सीजन को ले जा करके माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को पाता है वैसे वो अपना काम शुरू कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आना जैसे पानी में इनो डालना, उसमें बुलबुले छूटते हैं, इसमें भी एक काम चलना शुरू हो जाता है। इस काम को हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। ध्यान रहे, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र। जब हमारे शरीर में क्रेब्स चक्र चलता है तो जैसे दही में घी बनता है, ठीक वैसे ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी कुछ बनता है। हाँ, ध्यान रहे कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी, क्रिस नाम से नहीं है ना, क्रिस्टी, तो क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसमें काम चलता है, उस काम को हम बोलते हैं क्रेब्स चक्र। और जब क्रेब्स चक्र चलता है तो इसमें कुछ बनने लगता है। वो क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप इसको 2-3 बार बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसमें मतलब बनता है। तो ये जब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की मात्रा 38 हो जाती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ला करके देता है तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब्स साइकिल चलती है।
और जब क्रेब्स साइकिल चलती है तो इसमें बनता क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एटीपी भी कहा जाता है। और जब 38 एटीपी बन जाती है, यानी 38 एटीपी जब बन जाती है, तब उस 38 एटीपी को मिलाकर के एक ग्लूकोज बनता है। जैसे आप समझे कि आप एक लाइन है, ऐसे लाइन लगी हुई है, 10 लड़के हैं, सबको एक एक दर्जन केला देना है। केला बगल में रखा हुआ, लेकिन केला एक एक ही पास हो रहा था, तो वहाँ से एक केला लाए, हमने यहाँ पर रख दिया, दूसरा आया रख दिया, तीसरा आया रख दिया, ऐसे ऐसे जब 12 हो जा रहा तो हम उसको एक पॉलीथीन एक झिल्ली में बंद करके एक लड़के को दे रहे, भैया तुम जाओ। अब दूसरा आया, अब फिर एक केला आया, फिर दूसरा, तीसरा, तो तब तक उस लड़के को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि 12 केले हो नहीं जाते हैं, क्योंकि 12 केले मिल करके एक दर्जन बनते हैं। तो ठीक वैसे ही 38 एटीपी मिल करके क्या होता है, एक ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज ही हमारे शरीर को ताकत देता है। जो हमको एनर्जी मिलती है तो हमको कहाँ से मिलती है, वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए ऊर्जा घर यानी कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। सांस की ज़रूरत हमारे नाक या हमारे फेफड़े को नहीं है, सांस की ज़रूरत है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये सांस का क्या करता है, ये सांस को जो है जब सांस को पा जाता है तो ये क्रेब्स साइकिल चलाता है। क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो एटीपी बनती है और 38 एटीपी के हो जाने से एक ग्लूकोज बनता है। इस तरह से हम लोग भी सोचें कि सांस तो हम हर सेकंड हर पल लेते हैं, ये सांस जा कहाँ रही है, वही सांस तो नहीं आ रही है वापस, भाई जो सांस हम लिए वही सांस वापस आई है नहीं, तो ऑक्सीजन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड आता। ठीक है, अगला देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आपका आता है एक गाल्जी अपैरेटस नाम का अंग है। यह भी कोशिका का ही एक अंग, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक अंग है। इसे गाल्जी बॉडी, गाल्जी काय या गाल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। जी फॉर गो, गो मीन जाना। गाल्जी अपैरेटस का काम है लाना ले जाना, यानी परिवहन का कार्य करता है। ये कोशिका में परिवहन का कार्य करता है, यानी किसी जगह किसी चीज़ को लाना या ले जाना कौन करता है, ये कोशिका में गाल्जी अपैरेटस करता है। इसके बाद आपका आता है एक वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है, वी फॉर तो वाटर होता नहीं है, डब्ल्यू फॉर वाटर होता है, लेकिन फिर भी वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, पानी को इकट्ठा करना। हमारे शरीर में एक मनुष्य के शरीर में आप देखेंगे तो 65% पानी पाया जाता है, 65% जल पाया जाता है। अब वो 65% पानी कहाँ रहता है, क्या ऐसा तो नहीं कि भाई आधा लीटर यहाँ है तो 5 लीटर यहाँ है, 2.5 लीटर यहाँ हो गया है तो ऐसा 10 लीटर यहाँ है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरअसल हम बहुकोशिकीय होते हैं, हम बहुकोशिकीय प्राणी में आते हैं। हमारे पास असंख्य कोशिकाएं हैं और हर कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है और जो पानी होता है उसी वैक्यूल्स में भरा रहता है। तो एक मनुष्य के शरीर में कितना % पानी पाया जाता है, 65%। जब इस 65% में से आप जाने कि अगर 1% पानी की कमी हो जाती है तो हमको प्यास लगती है। 1% पानी की कमी हो जाने से क्या होता है, हमको प्यास लगता है। और अगर कहीं 10% पानी की कमी हो जाती है तो इंसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अगर आपके शरीर में 1% पानी कम हो गया तो आपको प्यास लगेगी, अगर 10% पानी की कमी हो जाती है तो मौत हो जाती है। अब ये पता कैसे चले कि भाई हमारे शरीर में पानी की कमी है या नहीं, तो आप एक और तरीका होता है पहचानने का। अगर आपके पेशाब का रंग पीला आ रहा हो तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर पानी की कमी हो गई है। ठीक है, ये पीला रंग से पता चल जाता है। बाकी आप पानी फिर जितना हो सके उतना आप पिएं। कम पानी पीने से, शरीर में पानी की कमी हो जाने से पथरी की भी शिकायत बढ़ जाती है, पथरी होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना पानी पिए, मतलब आराम से पीजिएगा, फटना नहीं है, ध्यान रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमने कह दिया कि 6 लीटर पानी आपको एक दिन में पीना है, 5 लीटर आपको एक दिन में पानी पीना है, तो आप सोचेंगे लाओ 4-5 लीटर पानी लाओ भाई, इकट्ठे में पी जाते हैं, अरे फट जाएंगे भैया, पर आप कल के मुझे दोष देंगे कि भैया इस आदमी ने ऐसा बता दिया। ऐसा नहीं। वैक्यूल्स का काम क्या है, पानी को स्टोर करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, आंतरिक श्वसन करना। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है, परिवहन करना। और वैक्यूल्स का काम क्या है, वाटर को स्टोर करना। अब एक होता है आपका सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या होता है,
सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीज़न करना। अब ये सेल डिवीज़न क्या है, यानी कोशिका को, ये कोशिका है तो इस कोशिका को दो कर देना। अब दो कर देने का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर ये इतना बड़ा मार्कर है, इसको इसका सेल डिवीज़न करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे तोड़ करके अलग अलग कर देंगे तो हो गया, तो सेल डिवीज़न हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सेल डिवीज़न का पाठन, सेल डिवीज़न वैसे 3 प्रकार का होता है। तो अगर ये आप समझ गए होंगे तो हम इसको इरेज कर देते हैं। देखें, सेंट्रोसोम से क्या होता है, कोशिका विभाजन, और कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है ए माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है आपका मियोसिस। अब ए माइटोसिस क्या होता है, ए माइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, आ मतलब हो गया आपका नहीं, असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। तो ये असूत्री विभाजन कहाँ होता है, दरअसल कोशिका भी 2 प्रकार की होती है। अभी तो हमने शुरुआत की है, हम आपको आगे बताएंगे। कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक होता है यूकैरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक में हम बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं, और प्रोकैरियोटिक में जो होता है छोटे जीव, जैसे हरित शैवाल, ये सब चीज़ें जो पाई जाती हैं, यानी जो विषाणु वायरस वगैरह होते हैं ना, ये किस में पाए जाते हैं, ये असूत्री वाले में पाए, यानी प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। तो सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन का मतलब होता है 1 से 2 होना, 1 से 2 होना। जैसे अभी अगर आप सिंगल हैं, शादी हो जाएगी तो भाई आप 2 हो गए। अब 2 से 3 होना, ये आपका विभाजन कहलाएगा। 2 से 3 होना, 1 से 2 होना नहीं, बल्कि 2 से 3 होना। आप 1 से 2 कह सकते हैं, लेकिन माँ को, जैसे एक आप समझिए कि एक बच्ची है और आज उसने जन्म लिया है, 20 साल बाद उसकी शादी हो जाएगी, तो शादी के बाद वह एक बच्ची को जन्म देगी। तो इस जो बच्ची 20 साल पहले पैदा हुई, जिसकी शादी हुई है, इसका विभाजन हुआ है, यानी इसने अपने जैसा एक और बना दिया है, अपने जैसा एक बच्ची को जन्म दिया, तो इसका विभाजन हो गया है। ऐसा नहीं कि ये मार्कर है, इसको तोड़ करके 2 अलग कर दिए तो 2 हो गया तो विभाजन हो गया। नो नो नो, नॉट एट ऑल। इसमें दरअसल यही है कि एक बच्ची बड़ी होगी, जब शादीशुदा होगी, जब वह किसी बच्ची को जन्म देगी, तो इसका कोशिका विभाजन वो कहलाएगा। अब वो बच्ची धीरे धीरे बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, फिर उसका कोशिका विभाजन हो गया, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे, फिर उनकी शादी होगी, वो किसी को जन्म देंगे, उनका कोशिका विभाजन हो गया। तो कोशिका विभाजन ये होता है। लेकिन असूत्री विभाजन में किस तरह का कोशिका विभाजन होता है, दरअसल जो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, उनमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, वो उसमें बिना नियम वगैरह के रहते हैं, बिना नियम के चल जाता है, फटाफट फटाफट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है, ये आप कोशिका देख पा रहे हैं, तो ये कोशिका क्या होगा कि ये ऐसे आपस में से बीच में से ऐसे जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो ये छोटा छोटा हो गया और ये अलग हो गया। अब ये 2 कोशिका होंगी, एक इधर एक इधर। अब ये कोशिका धीरे धीरे ऐसे बढ़ेंगी, तो जब बड़ी हो जाएगी फिर इतनी बड़ी है, फिर ये फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा अलग हो जाएगा, तो ऐसे रहेगा, ऐसे होता रहेगा, ये कोशिका विभाजन होता है। तो ये असूत्री विभाजन होता है, यानी ए माइटोसिस। इसमें कोई नियम नहीं लग पाता है, फटाफट फटाफट करना है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें पाई भी नहीं जाती ना। जैसे इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब ढेर सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इसलिए उनको आसानी होता है और जल्दी जल्दी वो 1 से 2, 2 से 4 से 8, 2 से 16, 32, 64 ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो ये असूत्री विभाजन, मतलब नहीं, सूत्री मतलब से नियम हो रहा, तो बिना नियम वगैरह के मतलब विभाजन फटाफट फटाफट हो जा रहा है। अब माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अभी समसूत्री विभाजन क्या है, मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है और मैंने इस पर ऐसा मार दिया। अब मार दिया तो कुछ कोशिकाएं मर गई, मान लीजिए 500 कोशिकाएं मर गई। अब 500 कोशिकाएं यहाँ मर गई हैं, क्षतिग्रस्त हो गई है, तो भाई इनकी भरपाई तो करनी चाहिए। कितनी कोशिकाएं मरी हैं, 500। ज़रूरत कितने की है, अब 500 की। अभी जितनी मरी उतनी तो मतलब ज़रूरत है ना, ऐसा तो नहीं कि हमारा एक पैर टूट गया है तो अब हमको 4 पैर की ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है।
तो जितनी कोशिकाएं मरी हैं उतनी ही कोशिकाएं वापस बन जाती हैं, तो उतनी ही कोशिका बन पाना उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि क्षतिग्रस्त जगहों की पूर्ति करना, क्षति पूर्ति करना। 500 कोशिकाएं मरी थी, 500 कोशिकाएं बन गई, ये समसूत्री सम हो गया ना, सब बराबर हो गया ना। 500 मरी थी, 500 बन भी गई, तो बराबर हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया, सम हो गया। तो सम बोले तो समसूत्री विभाजन। ठीक, अब अगला आता है मेयोसिस। इसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अभी ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर देखिए ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये कोशिका का मॉनिटर भी माना जाता है, ये कोशिका का हेड होता है, यही कोशिका को सबको आदेश देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, गोल्गी अपैरेटस भाई चलो हमको कहीं लिवा चलो, भाई क्यूल्स पानी भर के रखो, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करो, और आपका होता है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम होता है कि कोशिका को कंकाल प्रदान करना, यानी कि कोशिका को सपोर्ट देना। तो यही सबको कहता है कि भाई तुम ये काम करो, ये मुखिया रहता है, इसी को मॉनिटर बना दिया जाता है, ये कोशिका का मॉनिटर है। तो अर्धसूत्री विभाजन में यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है ना, आप जानिए कि अगर एक सुई ले लीजिए, सुई का नोक सोचिए कितना छोटा होता होगा। अगर आप अपने शरीर से थोड़ा सा ऐसे निकाल दीजिए, कहीं से तोड़ फोड़ दीजिए, तो उसमें जो है कोशिका इतनी सूक्ष्म होती, इतनी छोटी होती कि हम अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। एक सुई के नोक पे कम से कम 8 से 10 कोशिकाएँ पाई जाती हैं, हम उस तरह से ऐसे देख ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप से आप सोचिए कि आप कोशिका देखेंगे तो कोशिका के अंदर कुछ है, सोचिए वो कितना छोटा छोटा होता होगा। फिर इसके अलावा जो है उस कोशिका के अंदर जो है एक होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को जूम करिए, यानी आप न्यूक्लियस को निकाल लीजिए, यहाँ से आप जूम करके मशीन के माध्यम से आप जो है न्यूक्लियस को निकाल लीजिए। तो न्यूक्लियस को जब निकालेंगे तो उसको फाड़िए, उसको फाड़ेंगे तो आपको उसमें से कुछ मिलेगा। अभी क्या मिलेगा उसमें मिलता है आपका क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है 46 होते हैं। हर मनुष्य के शरीर में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जो 23 जोड़े में पाया जाता है। यानी कि उसका स्ट्रक्चर आप देखें, इस तरह से क्रोमोसोम पाया जाता है, और इस तरह से 23 होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर। 23 मतलब 46, मैंने बताया कि 46 होते हैं टोटल ना, तो ये 23 जोड़ा, मतलब इस तरह से 23 होते हैं। 1 2 ये 2 हिस्से ना, यानी कि एक जोड़ा है ये। तो इस तरह से 1 2 जब 23 रखें, 23 दूनी 46, तो 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, तो अगर इस क्रोमोसोम को आप देखें तो ये क्रोमोसोम 46 टोटल होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऑटोसोम, क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक आपका होता है ऑटोसोम और दूसरा क्या होता है आपका आलोसोम। ठीक, ये आपका आलोसोम हो जाता है। ऑटोसोम जो होते हैं ये 44 होते हैं, ये आपके 44 होते हैं, और आलोसोम कितने होते हैं? 2। तो 44 और 2 46 हो गए। अब ऑटोसोम का काम क्या है? ये बॉडी बिल्डिंग होते हैं। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं ऑटोसोम बॉडी बिल्डिंग, यानी कि हमारे बॉडी को ये बनाते, जो हमारा शरीर बनता है ना, शरीर जो हमारा बना है तो ये ऑटोसोम की वजह से बना है। 44 ऑटोसोम ने मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण किया है। अब जो आलोसोम 2 बच जाते हैं, ये आलोसोम क्या बनाते हैं? आलोसोम हमारे जेंडर को बनाते हैं। जेंडर मतलब समझते हैं सेक्स, यानी कि हमारे लिंग को बनाते हैं कि लड़की बनना है या लड़का बनना है, ये आलोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आलोसोम होता कैसा है? तो महिलाओं में आप शायद इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। हाँ, महिला में यानी फीमेल में जो होता है, जो ये मैं आलोसोम बता रहा हूँ, हालांकि ऑटोसोम सब में रहता है 44, लेकिन आलोसोम 2 पाए जाते हैं। तो महिला में जो होता है फीमेल में X और X,
ये 2 आलोसोम हो गए। और मेल में जो होता है, मेल में 2 होते हैं, वो एक्स और वाई के नाम से होते हैं। तो मेल में एक्स और वाई, यानी कि यह एक आलोसोम, यह एक आलोसोम, 2 आलोसोम इसमें होगा, 2 आलोसोम इसमें होगा। तो फीमेल में 2 आलोसोम एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक एक्स और एक वाई होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसा संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध, ठीक है, जब हम संबंध बनाते हैं तो होता क्या है कि इन्हीं का मिलना होता है। अब एक बच्चे को जब बनाना है तो जब एक बच्चा बनेगा, मान लीजिए कि आपका ये हो गया, ठीक है, तो ये यूट्रस होता है, ये बीच वाला हिस्सा जो यूट्रस होता है, ये मतलब बच्चेदानी, यूट्रस बोले तो यहाँ पर बच्चा बनता है। तो बच्चे को बनाने के लिए जो होता है कि 44 ऑटोसोम की ज़रूरत है। तो सिर्फ माता या सिर्फ पिता में से नहीं आता है, 22 ऑटोसोम माता में से आएगा, माँ से आएगा, और 22 ऑटोसोम पिता से आएगा। तो देखें 22 ऑटोसोम माँ से और 22 ऑटोसोम पिता से, कितना हो गया, 44 हो गया। वैसे भी अब 2 आलोसोम की जरूरत 2 ही है, तो एक आलोसोम माता का आएगा और एक पिता का आएगा। तो देखिए अगर माता का तो एक्स दोनों ही है, माता का एक्स आ गया, और अगर कहीं पिता का भी एक्स आ गया तो ये गर्ल हो जाएगी, यानी लड़की हो जाएगी। आप देखिए 44 यहाँ हो गए, एक माता का आलोसोम एक पिता का आलोसोम, तो 44 2 46 हो गया। तो अगर माता का एक्स पिता के एक्स से मिल गया तो लड़की बनेगी, और अगर कहीं माता का एक्स जो है और पिता का वाई आ गया तो ये कौन बनेगा, ये बॉय बनेगा, यानी कि लड़का। तो ये आधा आधा विभाजन हुआ ना, आधा आधा विभाजन हुआ है। यानी देखिए कि 46 क्रोमोसोम माता में भी होते हैं, 46 क्रोमोसोम पिता में भी होते हैं। अब जब बच्चे को बनना है तो 22 ऑटोसोम माता से लेगा, यानी आधा ऑटोसोम लेगा माता में से, और आधा आलोसोम लेगा। 44 ऑटोसोम है तो आधा ऑटोसोम ले लिया, 22 ऑटोसोम ले लिया। 2 आलोसोम है, 1 आलोसोम ले लिया, उसमें का आधा ले लिया। तो पिता से भी यही हुआ ना कि पिता के पास भी जो है 44 ऑटोसोम है, जिसमें से 22 ऑटोसोम ले लिया, और पिता में जो 2 आलोसोम है उसमें से 1 आलोसोम ले लिया, तो आधा आधा हो गया। तो इस तरह के विभाजन को बोलते हैं मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, माता में से 23 लिया, पिता में से 23 लिया, 22 ऑटोसोम माँ से, 22 ऑटोसोम पिता से, 1 आलोसोम माता से, 1 आलोसोम पिता से। तो 23 इधर हो गए, 23 इधर हो गए, तो 23 दूनी 46। माता में भी 46 है, पिता में भी 46 है, बच्चे में भी 46। तो ये होता है आधा आधा विभाजन हुआ ना, आधा माँ से आधा पिता से। तो इस विभाजन को बोलते हैं मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अर्धसूत्री विभाजन समझ गए होंगे। माइटोसिस क्या होता है, आसूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब ऐसे रहती हैं, वो आपस में से जुड़ करके अलग हो जाती हैं, बीच में से सट जाती हैं, फिर अलग हो जाती हैं। ये फटाफट हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कुछ रहता नहीं है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और माइटोसिस में हमने आपको बता दिया है कि जितनी कोशिका क्षतिग्रस्त होती है उतनी की ही भरपाई हो जाती है, और वही भरपाई हो जाना उसका बराबर, यानी सम, जितनी ज़रूरत थी उतनी हो गया तो सम हो गया ना। मान लीजिए कि अगर एक गड्ढा है तो आपने एक गड्ढे में से एक पलड़ी मिट्टी उठा लिया आपने, फिर एक पलड़ी लाकर रख दीजिए, अब वो जगह क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ठीक है, वैसे ही हमारे शरीर में जब कोशिकाएं मर गई तो जितनी मरी हैं उतनी कोशिका लाकर रख दी गई, उतनी कोशिका बन गई, तो सम हो गया, बराबर हो गया। अब एक पलड़ी मिट्टी उठाएंगे और उसमें जो है एक ट्राली आप मिट्टी डालेंगे तो क्या बराबर रहेगा, सम रहेगा, नेवर। ठीक है, तो उसे हम कैसे कह सकते हैं समसूत्री विभाजन, कि समसूत्री विभाजन वो नहीं होता है। तो आपने ये जान लिया है कि विभाजन क्या होता है, यानी कि कोशिका विभाजन। तो ये सूत्री विभाजन जो होता है, कोशिका विभाजन जो कहलाता है, वो सेंट्रोसोम का काम है। सेंट्रोसोम ही कोशिका विभाजन करता है। क्लियर है? अब देखते हैं आगे ER से होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है?
दरअसल यह कोशिका में जो है एक सपोर्ट का काम करता है, एक कंकाल का काम करता है। आपका अगर मकान है तो मकान में आपने देखा होगा कि दीवारें होती हैं, भाई पिलर्स होते हैं, तो ये सारी तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। अगर किसी मकान में अगर पिलर ना हो, दीवार ना हो, तो क्या वह मकान रहेगा? नहीं, वो धड़ाम से उलट जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, वो गिर जाएगा। तो वो क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये कोशिका को गिरने से रोकता है। यह कोशिका का पिलर है, कोशिका की दीवार है, ये कोशिका को दबने पिचकने से रोक लेता है। क्लियर है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप थोड़ा सा इस तरह से समझ सकते, जैसे आप एक बैलून ले लीजिए, गुब्बारे में पानी भर दीजिए, उसको देखिए चाहे जिधर करेंगे उधर ही भाग जाएगा। एक गड्ढे में रख दो, गड्ढे में एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो जिधर करेंगे उधर एडजस्ट हो जाता है। तो उसमें कुछ थोड़ी रहता है, वो दब सकता है ना, बैलून जो आपका दब सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें सपोर्ट नहीं है। तो हमारी जो कोशिका थी, कोशिका में सपोर्ट का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं। जैसे ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, इसको दो भाग कर देते हैं। एक हिस्सा होता है आपका स्मूथ मतलब समझते हैं चिकना, और एक होता है रफ मतलब खुरदरा मतलब समझते हैं। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, देखिए कितना मुलायम है, सॉफ्ट है, मुलायम है। ठीक, तो ये क्या है? ये स्मूथ है। अब अगर हम एक दीवार पे से रगड़ेंगे तो क्या वहाँ पर मुलायम रहेगा? नहीं, वो मुलायम नहीं है। तो जब वो मुलायम नहीं है तो वो क्या है? वो रफ है। तो स्मूथ वाले हिस्से में क्या बनता है, क्या रहता है इसमें? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ वाले हिस्से में बनता क्या है? फैट बोले तो चर्बी, वसा। चर्बी सुने होंगे ना, लोग कहते हैं भाई ज़्यादा चर्बी चढ़ गई इसको, मतलब ज़्यादा मोटा आ गया है, ऐसा लोग बोलते हैं। अभी किसी को देखेंगे कोई थोड़ा सा झगड़ा करने आ जाएगा ना, तो लोग कहेंगे अरे भाई इतना मतलब इतना गुस्से में क्यों आ रहा है? ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? मतलब ज़्यादा मोटा हो गया है। अभी कोई दुबला पतला आदमी ऐसे रहे, लड़ेगा कोई? और वो किसी से लड़ने जाएगा, वो खुद ही रहेगा, सोचेगा भाई अभी हम खुद ही कहीं उलट जाएंगे, गिर जाएंगे, क्यों लड़ेगा वो? और थोड़ा सा बना रहे, ये सब निकला रहे, ये आगे का निकला रहे, ये सब थोड़ा बना रहेगा, तो फैट वाला रहेगा ना, तब तो चलेगा ना। कोई कर गए तो पकड़ लेगा, ए भाई कैसे बोला? दरअसल उसके अंदर चर्बी ज़्यादा चढ़ गई है। तो ये स्मूथ वाले हिस्से में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ वाले हिस्से में फैट बनता है, चर्बी बनती है। ठीक है, अब ये फैट का काम क्या होता है? फैट हमारे लिए तीन तरीके से काम में आता है। पहला क्या होता है? ये हमको सुंदरता प्रदान करता है। फैट जो होता है सुंदरता प्रदान करता है। सुंदरता कैसे प्रदान करता है भाई? ये मतलब फेयर लवली या और फेयर हैंडसम है क्या? नहीं, दरअसल अभी आप देखेंगे बहुत सारे लड़के लड़कियां रहते हैं तो उनका ये जो अच्छा मतलब चिपका रहता है। ठीक है, दरअसल उनके अंदर फैट नहीं है, और एक थप्पड़ मार देंगे तो 3 दिन उनको चक्कर आएगा। क्यों? फैट नहीं है ना, तो मोटे नहीं है ना। अब थोड़ा सा कोई मोटा रहेगा तो ये सब फूला फूला सा रहता है ना, तो दिखने में अच्छा लगता है, थोड़ी सी खूबसूरती रहती है वो। ठीक है, तो फैट से क्या होता है कि थोड़ा सा इंसान खूबसूरत भी दिखता है, तो खूबसूरती भी मिल जाती है। लिख लीजिएगा यहाँ पर, ऐसा ब्यूटी प्रदान कर देता है ना। दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम इसका ये है कि ये हमको ठंड से बचाता है। ये हमको क्या देता है? हमको ये गर्मी देता है। ठीक है, ऊष्मा, इसको ऊष्मा बोलते हैं, गर्मी। ठीक है, तो ये ऊष्मा जो होती है यानी गर्मी जो होती है, महिलाओं में 20% ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। आप किसी शादी वगैरह में आप जाइए तो वहाँ पर आप देखिए, वैसे मेरा एक दोस्त था, उसने पूछा कि पृथ्वी पे 2 ऐसे प्राणियों का नाम बताइए जिनको ठंडी ना लगती हो। तो मैंने एक पेंगुइन का नाम बताया, तो दूसरा मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है, तब तक उसने कहा कि शादी में आई हुई औरतें। अरे भाई मतलब मार खिला देता वैसे। तो ऐसा नहीं है, दरअसल उसने कई बार देखा था कि शादी में आई हुई औरतें जो होती हैं अक्सर वह शाल है, स्वेटर है, कोट वगैरह नहीं पहनती हैं, उनको दिखाना रहता है। दरअसल दिखाना नहीं, उनको ठंडी लग ही नहीं रही है ना, लेकिन कुछ उसमें ऐसी होती भी कि ठंडी लगती है, लेकिन उनको दिखाना कि हम देखिए हम कैसे लग रहे हैं। तो वो क्या करेंगी कि एक साड़ी पहन लेंगी, वो रात भर
वैसे उसी में झमका करके चलती रहेंगी। और पुरुष जो है उसी का पति देख लीजिए, उसी का पति जो है 200 तो रजाई ओढ़ लेगा, 400 भाई कोट पहन लेगा, उसके बाद भी जाकर हिलता रहेगा, रात में हिलता रहेगा। वो मांगेगा भाई बीड़ी है, बीड़ी, क्या करेगा भाई, थोड़ा गर्मी जाती ना, ठंडी लग रही है, तो आग के पास फटाफट पहुंच जाएगा। अरे क्या माजरा भाई, दरअसल उसमें फैट कम पाया जा रहा है, इसलिए ठंडी इसको ज़्यादा लगती है। तो एक आपका हो गया ब्यूटी, दूसरा हो गया आपका ऊष्मा, ठीक। तीसरा आपका होता है, ये हमको प्रोटेक्शन भी देता है। प्रोटेक्शन कैसा, ये हमको बाहरी चोट से बचाता है। जैसे अभी थोड़ा सा अगर बदन बढ़िया बनी रहे ना, फैट वगैरह रहे, जैसे आप WWE में देख लीजिए, वहाँ लोगों के पास फैट अच्छा रहता है, तो उनको अगर मार देंगे एक बार कोई फ़र्क नहीं है। अभी हम लोगों को मार दे कोई तो भाई 2 दिन तो ऐसे ही रहेंगे हम लोग। दरअसल हमको चोट ज़्यादा लगी, उन लोगों को चोट कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो फैट है ना, उनको प्रोटेक्शन देता है, वो चोट जो है अंदर जाने नहीं देता, वो ऊपर ही रोक लेता है। तो प्रोटेक्शन आपने देख लिया कि फैट हमको सुंदरता भी प्रदान करता है, भाई थोड़ा सा फूला उला रहेगा तो अच्छा लगेगा ना, ऐसा नहीं कि ऐसे रहे। ये क्या है, ऊष्मा मतलब गर्मी, और प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, ठीक। तो फैट से हमको क्या मिल गया है, ब्यूटी, और जो हमको ऊष्मा मिल गई और प्रोटेक्शन मिल गया है। रफ वाले हिस्से में क्या होता है, रफ में क्या बनता है, इसमें प्रोटीन बनता है, प्रोटीन मजबूती। अब प्रोटीन बनती कैसे, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दरअसल रफ वाले हिस्से में कुछ डॉट्स बने होते हैं ऐसे, ये डॉट, इस डॉट का नाम है राइबोसोम। क्या नाम है, राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम का जो काम होता है ये प्रोटीन बनाना, राइबोसोम हमारे शरीर में ये प्रोटीन बनाता है। दरअसल राइबोसोम से बनता क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड हमारे शरीर में वैसे पहले, जैसे आपने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी से ग्लूकोज बना था, तो ऐसे ही ये आपका जो है राइबोसोम से अमीनो एसिड बनता है। तो 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहता है हमेशा, और 10 अमीनो एसिड हमारा राइबोसोम जो होता है हमारे खाने में से ले लेता है। जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में से वो छांट लेता है कि भाई इस चीज़ का अमीनो एसिड बनेगा, तो रख लेता है। तो फिर जब 20 अमीनो एसिड हो जाते हैं, 10 पहले से, 10 खाने में से, तो 20 हो गए, तो 20 अलग अलग अमीनो एसिड से एक प्रोटीन बनता है, ठीक। अब प्रोटीन का भी काम क्या होता है, प्रोटीन भी हमको इस तरह से 3 चीज़ें देता है। जैसे ये आपका हो गया स्मूथ वाला दे दिया, फैट ने हमको दे दिया, तो वैसे ही हमारे शरीर में जो है ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। प्रोटीन हमको क्या देता है भाई, प्रोटीन हमको क्या देता है, पहला ये हमको देता है ग्रोथ। ग्रोथ समझते हैं, वृद्धि। वृद्धि मतलब हम लोग ऐसे वृद्धि को सिर्फ समझते कि बूढ़ा ही है, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, उसको प्रोटीन नहीं मिलेगी तो वो बढ़ेगा ही नहीं। अभी आप सोचिए कि अगर आप 5 रोटी खाते हैं, इतना चावल खाएंगे, तो इतनी दाल पिएंगे, सब्जी खाएंगे, तो आप समझ भाई इतना खाना खाया हूँ तो अब सब फटाफट भाई चलो आज जो है ये इतना मोटा हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो दरअसल जो खाना हम खाते हैं तो उसमें अमीनो एसिड बनता है, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन हमको क्या देता है, ग्रोथ, हमको बढ़ने से। यानी अब सोचिए कि हम छोटे थे, जब पैदा हुए कितने छोटे थे, धीरे धीरे हम मतलब बड़े हो गए, तो वो क्या जुड़ा, क्या चावल आकर इसी में कहीं चिपक गया है कि खोलेंगे तो चावल ही निकलेगा, भाई चावल निकाल दे, भाई दाल यहीं पर लगी, इधर इतना दाल जमी हुई है, दाल कहाँ से जम गई भाई, वही जो हम लोग बचपन से खा रहे हैं वही दाल यहीं पर जमी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। वो खाना आपका तो प्रोटीन में जो इस्तेमाल हो गया ना, तो वो हमको ग्रोथ प्रदान करता, तो हम बढ़े, जो हम इतने बड़े हो गए हैं 5 फुट 5.5 फुट का, तो छोटे थे तो धीरे धीरे बढ़े ना, किससे बढ़े, प्रोटीन की वजह से हम बढ़े ना। प्रोटीन हमको ना मिले, अगर बचपन में ही प्रोटीन ना मिले तो पता हम ऐसे हो गए, छोटे रह गए, ठिगने नाटे बौने हो जाते। तो ये हमको ग्रोथ प्रदान करता है। फिर दूसरा क्या है, ये हमको देता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब होता है क्षति पूर्ति,
क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं कुछ टूट फूट जाए, तो जब टूट फूट जाएगा तो भाई क्षतिग्रस्त हो जाएगा, तो उसकी भरपाई क्या होती है, वह क्षतिपूर्ति होती है। तो क्षतिपूर्ति कैसे होती है, प्रोटीन से। जैसे आप सोचिए कि अगर यहाँ कट जाए, थोड़ा सा कट जाए, यहाँ से कुछ मांस निकल जाए, ठीक है, तो वो जगह खाली रहेगी, भाई मांस निकल गया, अब वो मांस धीरे 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 वो भर जाएगी, तो भर गई यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो गया था, जब कट गया था मांस निकल गया तो क्षतिग्रस्त हो गया था। अब प्रोटीन से हम खाना ना खाएंगे ना, तो प्रोटीन से वो धीरे 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 वहाँ पर भर जाएगा, यानी क्षति पूर्ति हो गई। तो किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। तो प्रोटीन से हमको क्या मिल गया, मेंटेनेंस। तीसरा आपका होता है इसको बोलते हैं बैकअप एनर्जी। बैकअप एनर्जी क्या है, आप जानते हैं उपवास, फास्ट नवरात्रि का हो जाता है, और ये आपका रोज़ा हो जाता है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। अभी तो हमारे शरीर में आपको मालूम है पहले से 10 अमीनो एसिड पहले से रहता है ना, तो वो बैकअप एनर्जी का काम करता है। अभी कोई आदमी जैसे दो दिन से हड़ताल पे आ जाए, कहे भाई हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसे मर जाएंगे, तो इतना जल्दी नहीं मर जाएगा ना। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो है 10 अमीनो एसिड पहले से है, तो वो बैकअप एनर्जी का काम कर उसको खड़ा करके रखेगा। चल भाई कोई बात नहीं है, खाना ना मत खा, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी हम तो हैं ना साथ में, कुछ देर तो काम तो करवा ही करेगा। अगर वह अमीनो एसिड नहीं रहता तो आप छोड़ देते, खाना छोड़ देते, एक ही दिन में क्या होगा भाई, बेड पे हम अब फ़ोन करेंगे आप तो हम यहाँ मिलेंगे नहीं, कहाँ मिलेंगे, हम हॉस्पिटल में मिलेंगे। क्यों भाई, छुट्टी होने वाली है हमारी, क्या माजरा है, खाना नहीं खा रहे हैं। क्यों भाई, कुछ मांगे थी पूरी हो जानी चाहिए ना। तो अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, अब उसको 2 दिन खाना नहीं देंगे तो छुट्टी ले लेता है, वो पता तक कट जाता है उसका दुनिया से, मसला ये हो जाता है। तो अगर कोई अनशन या कोई व्रत है, कोई रोज़ा है, कुछ भी है, तो जो खाना नहीं खाते हैं तो वह उनको ज़िंदा रखता है, उनको मतलब परेशान। अगर कोई ऐसे बीमार हो जाए, मतलब आप सोचिए कि आप व्रत रख लिए हैं और आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आप फिर व्रत रखेंगे नहीं, आप सुरक्षित हैं, सही सलामत हैं। तो सही सलामत किसकी वजह से हैं, आप जो है अमीनो एसिड की वजह से सही सलामत हैं। अब ये मत सोचिएगा हम फला देवता के नाम से हम ये व्रत रखे थे, वो हमको मतलब सही सलामत रखे। अमीनो एसिड ना रहती ना तो पूरा दिमाग काम करना बंद हो जाता, ठीक है। तो अमीनो एसिड की वजह से आपको बैकअप एनर्जी मिलती है। क्लियर है इतना। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपका एक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम क्या है, लाइसोसोम जो होता है यह एक प्रकार का, इसे हम कोशिका का एटम बम भी कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर एक होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दरअसल यह एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है कि अगर कोशिका के अंदर किसी और अंग पे अगर वह जल पहुंच गया, वह एंजाइम पहुंच गया ना, तो वो तुरंत मर जाते हैं वो। तो वो क्या होता है कि ये काम कब करता है, वैसे लाइसोसोम हमारे कोशिका के अंदर पाचन का भी काम करता है। अगर कोई काम करना बंद कर दे तो वो इसमें पड़ा रहेगा ना, तो ये क्या करे, जब कोई काम करना बंद कर दे लाइसोसोम क्या करे, उसको मार करके खत्म कर देता है। भाई जो तुम निकलो यहाँ से, भाई तुम्हारा काम तुम काम ही नहीं कर रहे हो ना, भाई हमको तो लगातार हमको ऊर्जा की ज़रूरत है, भाई आने जाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, भाई सेल डिवीज़न की ज़रूरत है, यहाँ हमको फैट की ज़रूरत है, फिर हमको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो जब तुम काम नहीं करोगे तो हम करेंगे क्या, तुमको यहाँ पर खामखा तुम सीट मतलब बुक किए हो ना, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में इसको हटाओ, बदल दो तुरंत। तो लाइसोसोम क्या करता है, मार देता है, जो काम नहीं करेगा उसको मार देगा। हालांकि ये मॉनिटर है, यही बताता भाई फला आदमी काम नहीं कर रहा है। जैसे सोचिए कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो न्यूक्लियस जो है सबको समझाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, काम कर लो, ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, तुरंत बता देगा लाइसोसोम को, और लाइसोसोम क्या करेगा, पकड़ करके चिपका लेगा और अपने अंदर का जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसी के अंदर थोड़ा सा छोड़ दे, ले छुट्टी, तुरंत माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म हो जाता है। तब फिर न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंट्रोसोम को कहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया चाचा मर गए, अब करना क्या भाई, तो अरे दूसरा बनाओ ना, काम क्या तुम्हारा, सेल डिवीजन करना ना, तो एक और बना दो। तो ये क्या करेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया नया बना दो, अब वो काम करेगा, ठीक है। तो जो काम नहीं करेगा उसको लाइसोसोम क्या करता है, मार देता है। सोचिए कि अगर कभी सारे के सारे अंग काम करना बंद कर दें, कोशिका के अंदर जितने भी काम हैं सारे काम करना बंद कर दें, ऐसे में क्या होता है, तो लाइसोसोम जो ना बहुत जिद्दी है,
ये क्या करेगा, जब देख लेगा कि कोई काम नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, अपने आप को ही फाड़ लेता है, और फाड़ करके ना अपना भी मर जाता है और सबको भी लेकर के, मतलब कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अपना तो मरता है, सबको मार देता है, कहानी खत्म। तो जब कहीं हमारे शरीर की जब कोशिका जहाँ मर जाती है वहाँ पर काला पड़ जाता है, जैसे कहीं चोट लग जाती है, लग गया भाई, अब यहाँ 2 दिन बाद देखिए काला हो गया, क्या हो गया भाई, हो गया है, काला पड़ गया है वहाँ, तो क्या करेंगे, तो हम गर्म पानी से सेकाई कर लेते हैं, ठीक है। आपका अगर पड़ोसी घर में ताला लगा करके चला गया देश परदेश, तो आप क्या करेंगे, जब अपने घर पे झाड़ू उड़ू लगाएंगे तो उसके भी घर में थोड़ा बहुत झाड़ू लगाते हैं, भाई चलो है नहीं, थोड़ा दिखना चाहिए अच्छा दिन, नहीं तो लोग कहेंगे ये सामने रहते हैं, अरे भाई जानवर भी जहाँ बैठता है ना वो भी साफ़ सुथरा करके बैठता है, ये देखिए इनके सामने इतनी गंदगी है, इनको कोई फ़र्क ही नहीं है। आप वहाँ ये नहीं कहेंगे दूसरे का मकान है, अरे भाई ठीक है, रहे तो तुम ही रहे हो ना, अभी यहाँ सामने तुम ही हो ना, थोड़ा देख लिया करो। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर कहीं चोट लग जाएगी तो वहाँ काला पड़ जाएगा, तो अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो चक्कर बकर करना शुरू कर देगी, क्या हुआ है, शांति क्यों है। और अगर कहीं आप गर्म पानी से सेकाई करेंगे ना तो अगल बगल की कोशिकाएं जैसे वहाँ इनवाइट हो जाती हैं, अरे भाई क्या माजरा भाई, क्या इसमें मतलब भीड़ क्या लगी है, सब लोग आते हैं तो देखते ओ बहुत लोग यहाँ पर मर गए हैं, कौन मर गया भाई, अरे कोशिकाएं पूरा ख़त्म हो गई है, कई कोशिकाएं मर गई हैं। तो जो और कोशिकाएं होती हैं वो उन कोशिकाओं का जो सेंट्रोसोम होता है वह अलग अलग चीज़ों को बना करके दे देता है, और कोशिकाओं को पर बना भाई ये कोशिका ये लो वो लो, तो लाइसोसोम बना कर देता है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, वहाँ पर सबको मतलब मार के ख़त्म करेगा, सबको साफ़ सफाई करेगा। क्यों, क्योंकि जब फट गया था तो खुद भी मर गया, अब साफ़ सफाई कौन करेगा, पाचन का काम कौन करेगा, तो मर गया ना। तो जो दूसरी कोशिकाएं आती है वो लाइसोसोम छोड़कर चली जाती है, ये साफ़ सफाई कर देगा। जब वो साफ़ करने लगता है लाइसोसोम, तो वो जगह जो काली है वो धीरे धीरे फिर अपने असली रंग में आ जाती है। इतना क्लियर हो गया। तो लाइसोसोम का काम क्या है, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, वो ऐसे अंग पे अपना पदार्थ छोड़ देता है जो काम करना बंद करता है, जो काम नहीं करता है। बाकी अभी आपका एक प्लास्टिड बचा हुआ है न्यूक्लियस, अब कल हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, इतना आप इसको ध्यान में रखिएगा कि आगे जो है आपको न्यूक्लियस और जो आपका प्रोटोप्लाज्म है, आपका ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये आपका कोशिका प्लाज्म जो भी है, जो आपका जो कुछ भी बचा हुआ है, ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।